बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने IS 10 की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी और एडजस्टिंग इवेंट्स के ऊपर बात की थी, और साथ साथ कुछ हद तक हमने नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे भी बात की थी। लेकिन आज इन डिटेल यहाँ से देख लेते हैं जनाब कि IS 10 जो है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में क्या बयान करता है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? An entity shall not adjust the amounts recognized in its financial statements to reflect non-adjusting events after the reporting period. वो इवेंट्स जो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में अराइज हो रहे हैं उनके एविडेंसेस भी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, और वो किसी ऐसी कंडीशन को इंडिकेट नहीं करते जो कि एग्जिस्ट करती हो रिपोर्टिंग डेट पर। तो ऐसे तमाम इवेंट्स क्या कहलाएंगे बेटा? पोस्ट रिपोर्टिंग इवेंट्स, और साथ साथ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है ना? नॉन यानी उन इवेंट्स के ऊपर हम कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। नाउ अब उसके बाद क्या बोले बेटा? एग्जाम्पल यहाँ पर आ रही है। An example of non-adjusting event after the reporting period is a decline in fair value of investments between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue. ठीक है जी। तो जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है कि अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन होती है, अगर आप बतौर कंपनी किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में शेयर्स की प्राइसेस का गिर जाना, ये हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता बल्कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट इज अ वॉलेटाइल मार्केट, और शेयर मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है, और इसका मतलब क्या है कि उसमें डेली बेसिस पे अप्स एंड डाउन आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है अचानक से, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एकदम से ऊपर चली जाती है, तो वहां पर बुल्स एंड बियर्स चल रहे होते हैं बेटा। यानी वहां पर कभी तेजी होती है, कभी वहां पर मंदी होती है। आजकल हालात आपके सामने हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप शेयर्स खरीदते हैं और आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बतौर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में फेयर मार्केट वैल्यू के डिक्लाइन से इम्पेयर डिक्लेयर नहीं होगी, यानी उसके ऊपर इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी, मतलब उसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाएगा। तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग डेट पे तो अंडरस्टूड बात है ना, इस पर तो इख्तलाफ नहीं है ना यार। जो बात अंडरस्टूड है वो भी करते हो सवाल के तौर पर यार। ये बात अंडरस्टूड है यार कि रिपोर्टिंग डेट पे जो काम हो जाएगा तो वो तो हमारे लिए, उसको तो हम उस पर तो बहस ही नहीं कर रहे ना यार। बहस तो वही है कि वाकया कहाँ हो रहा है? पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर, और उसका क्या कहते हैं, वजह कहाँ एग्जिस्ट करता है? रिपोर्टिंग डेट। हमने कहा स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने की वजह रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती ना बेटा। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होती है इन्वेस्टमेंट की, अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो हम उसको आमतौर पर एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानते। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल है। उसके बाद therefore an entity does not adjust the amounts recognized in its financial statements for the investments. Similarly, the entity does not update the amounts disclosed for the investment as at the end of the reporting period, although it may need to give additional disclosure under paragraph 21. ठीक है, अब एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब कि एक वाकया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले हो गया है लेकिन हमने उसकी कोई एडजस्टमेंट पास नहीं की, तो अगर वो वाकया मटेरियल नेचर का है तो हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक डेटर था जिससे हमने 5 मिलियन रुपीज रिसीव करने थे। अब ये 5 मिलियन एक ह्यूज अमाउंट है। अगर 5 मिलियन का डेटर बेड डेट हो गया है और वो बेड डेट का एविडेंस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे लिए नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। हम उसको बेड डेट के तौर पर रिपोर्टिंग डेट पे राइट ऑफ होता हुआ नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि 2018 जो हमारी एग्जाम्पल थी, 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त हमारी नॉलेज में है कि हमें इतना ह्यूज लॉस हो गया है, तो हम वो ह्यूज लॉस 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई 2018 के एंड पर जो डेटर हमारी बुक्स में मौजूद था वो 2019 के स्टार्ट में बेड डेट हो गया है, लेकिन क्योंकि उसका बेड डेट होना रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम उसको राइट ऑफ तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे रहे हैं कि आने वाले साल में एक हम ह्यूज लॉस बुक करने जा रहे हैं अपने बुक्स के अंदर, हम एक ह्यूज लॉस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इट मींस अगर कोई भी पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर होने वाला इवेंट नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो तो वो इन्फॉर्मेशन अलग से डिस्क्लोज की जाएगी, वो लोगों की नॉलेज में लाई जाएगी, उनको बताया जाएगा। ठीक है कि भाई रिपोर्टिंग डेट पर तो हमने इसका कोई इफेक्ट नहीं लिया, लेकिन
पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में वाकया हो चुका है और ये वाकया हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले हुआ है, तो लिहाजा ये हम आपकी नॉलेज में ला रहे हैं कि आने वाले साल में हम लॉस बुक कर देंगे, हम लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात फराहम करना। जो मालूमात बज़ाहिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखने से, मतलब एसओएफपी या एसओसीए के देखने से समझ नहीं आती, उसको एडिशनली अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए आपको डिविडेंड की अकाउंटिंग सिखाई थी नहीं सिखाई थी, बताइए। आप सब रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, आपको डिविडेंड की अकाउंटिंग सिखाई थी नहीं सिखाई थी? सिखाई थी। बताइए कितने किस्म के डिविडेंड होता है? कितने किस्म के डिविडेंड होते हैं? 2 किस्म के। पेमेंट के लिहाज से, पेमेंट के लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से, एक कंसीडरेशन के लिहाज से और एक टाइमिंग के लिहाज से। टाइमिंग के लिहाज से कितनी किस्म के डिविडेंड है? अच्छा, 2 किस्म के। नाम क्या है, नाम याद है 2 किस्म के डिविडेंड? एक इंटरम डिविडेंड है और एक फाइनल डिविडेंड। यार बोनस कहां से आ गया? बोनस तो कंसीडरेशन के हिसाब से हुआ ना। टाइमिंग के लिहाज से कितनी किस्म के डिविडेंड है? एक इंटरम है और एक फाइनल है। हुजूर अहमद आ गया भाई नेपाल से, हुजूर अहमद आ गया बेटा नेपाल से। ठीक है, अभी 2 हुजूर अहमद थे भाई ग्रुप के अंदर, 2 हुजूर अहमद थे। हाँ बेटा, एक इंटरम डिविडेंड है और दूसरा क्या है, फाइनल डिविडेंड है। तो इन 2 चीजों के बारे में क्या खास बात बताई थी आपको? अगर 2018 का इंटरम डिविडेंड है तो डिक्लेयर कब हुआ? 2018 में। उसको पे करने की ऑब्लिगेशन कब एग्जिस्ट करती है? 2018 में। यार इंटरम डिविडेंड है विदाद, विदाद होश में आ जाओ बेटा, इंटरम डिविडेंड है। अगर 2018 का इंटरम डिविडेंड है, इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो पूरे 12 महीने के प्रॉफिट पे डिक्लेयर होता है, या पीरियोडिक प्रॉफिट्स पे क्या होता है, पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉफिट्स पे क्या होता है, डिक्लेयर होता है। इंटरम प्रॉफिट पे डिक्लेयर होता है। तो 2018 का इंटरम डिविडेंड है, 2018 में डिक्लेयर हुआ। जब 2018 में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उस इंटरम डिविडेंड को पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती है? 2018 में। लेकिन 2018 के प्रॉफिट फाइनलाइज कब होंगे? 2019 में। और 2019 में और 2018 के फाइनल प्रॉफिट्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? फाइनल डिविडेंड पूरे 12 महीने के प्रॉफिट पर डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? 2019 में। तो अब 2018 के फाइनल डिविडेंड को पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती? 19 में। इसका मतलब क्या है, फाइनल डिविडेंड हमारे लिए क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? फाइनल डिविडेंड जो है वो हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? 2018 का फाइनल डिविडेंड हम 2018 में दिखाएंगे या 19 में दिखाएंगे? नॉन एडजस्टिंग। उसकी वजह क्या है कि डिविडेंड पे करना कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है। कंपनी लॉ कहीं भी ये नहीं बोलता डिविडेंड पे करना जरूरी है। अगर डिविडेंड पे करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना शर्त होती तो इसका मतलब ये होता कि प्रॉफिट अर्न करते ही डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती। तो प्रॉफिट सारे कहां अर्न हो चुके होते? 18 में। कैलकुलेट कहां होते? 19 में। डिविडेंड कैलकुलेट कब होता? 19 में। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट अर्न करते ही अगर डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती, यानी डिविडेंड पे करना हम पे लायबिलिटी होता प्रॉफिट अर्न करते साथ ही, तो फिर 18 का फाइनल डिविडेंड भले 19 में कैलकुलेट होता, वो हमारे लिए क्या होता है, एडजस्टिंग इवेंट होता। लेकिन क्योंकि डिविडेंड पे करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लिहाजा डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तभी हम पर ऑब्लिगेशन बनेगा। तो डिविडेंड 2018 का किसी भी रिपोर्टिंग पीरियड का फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ है? वो रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद। तो उसको पे करने की ऑब्लिगेशन कब डिक्लेयर हो रही है? वो पीरियड खत्म होने के बाद। तो लिहाजा डिविडेंड हमारे लिए क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन मैंने कल टैक्स की एग्जांपल दी थी, 2018 के प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती है? 2018 में एग्जिस्ट करती है। क्यों? वो ऑब्लिगेशन लॉ के तहत एग्जिस्ट करती है। और लॉ क्या कहता है, अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है अक्रूवल बेस पर,
तो आप उस पर टैक्स पे करेंगे। तो आपने 18 का प्रॉफिट 18 में अर्न कर लिया, और 18 का प्रॉफिट 18 में अर्न करने की बिना पर 18 के एंड पर आपके ऊपर उन प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। बस ये है कि वो प्रॉफिट फाइनलाइज कब होगा, 19 में, टैक्स कैलकुलेट कब होगा, 19 में, लेकिन वो लायबिलिटी कहाँ रिपोर्ट की जाएगी, 2018 में। क्योंकि टैक्स पे करना लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन डिविडेंड पे करना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। डिविडेंड पे करना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। क्या है बेटा, दोहरा जरा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन होती है जो हम अपने जिम्मे खुद लेते हैं, ठीक है। हमें कोई कानून बाउंड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी हम अपने ऊपर खुद आयत कर लेते हैं, ठीक है। नमाज फर्ज की गई है, नमाज फर्ज की गई है, जवाब दें। नमाज फर्ज की गई है। कितनी नमाजें फर्ज हैं? रोजे भी फर्ज हैं बेटा, वो तो ठीक है। कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 नमाजें फर्ज हैं। इनके अलावा तो कोई नमाज फर्ज नहीं है ना बेटा। हुजूर अहमद बोला 6 नमाजें फर्ज हैं बेटा। हुजूर अहमद तबीयत तुम्हारी खराब है बेटा। अच्छा, अब अगर हुजूर अहमद ये कहता है कि या अल्लाह, अगर मैं ट्यूसडे वाले दिन क्या हो गया, पास हो गया, तो मैं तेरा शुक्र अदा करने के लिए 100 रकात नफिल पढ़ूंगा। तेरा शुक्र अदा करने के लिए मैं 10 रोजे रखूंगा। तो वो 100 रकात नफिल पढ़ना हुजूर अहमद के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। वो 10 रोजे रखना हुजूर अहमद के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन अब हुजूर अहमद ने वो ऑब्लिगेशन अपने ऊपर खुद डाल दी, अपने सर पे खुद डाल दी। वो ऑब्लिगेशन उसने अपने ऊपर खुद क्या कर दी, अप्लाई कर दी। यस और नो? तो अगर वाकई हुजूर अहमद अब पास हो गया, तो उसको अब 100 रकात नफिल पढ़नी पड़ेगी ना बेटा। अब उसको 10 रोजे रखने पड़ेंगे ना। तो इस तरह डिविडेंड पे करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जब तक कि डिविडेंड आप डिक्लेयर ना कर दें। जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर्स में आपने उम्मीद जगा दी, आपने ऐलान कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐलान करते ही अब आपके ऊपर क्या हो गया, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। बेटा ये मुझे नहीं बताओ, अल्लाह को बताओ, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है बेटा, मैं थोड़ी तुम्हारे दरमियान डील कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो मिसाल दी, मैं मेरे बोलने से तुम पे थोड़ी लाजिम हो जाएगी। तुम टेंशन ना लो, तुम जो करते हो खुद करते रहो, अल्लाह से दुआएं मांगते रहो, दुआएं भी बहुत है इंशाल्लाह। लेकिन जो कमेंट्स तुम करते हो ना वहां जाके फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर बेटा, और जो 1-2 स्क्रीनशॉट अगर मैं शेयर कर दूं तो फिर क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारी बात क्या हो रही थी बेटा, हमारी बात ये हो रही थी कि डिविडेंड पे करना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, फर्ज नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर डिविडेंड की पे करने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर देते हैं, तो फिर वो डिविडेंड पे करना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाएगा। लेकिन उस ऑब्लिगेशन को उस पीरियड में ऑब्लिगेशन माना जाएगा जिस पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर हो। इस तरीके से कल मैंने आपको एक एग्जांपल और दी थी कि अगर कंपनी एम्प्लॉयज के लिए बोनस अनाउंस करती है, तो अगर वो बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो लिहाजा वो बोनस भी पे करना आपके ऊपर रिपोर्टिंग डेट पे ऑब्लिगेशन नहीं था, क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको बोनस पे करने के लिए बाउंड करता हो। तो अगर आपने बोनस डिक्लेयर किया है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो बोनस पे करने की ऑब्लिगेशन भी कहाँ एग्जिस्ट करती है, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हुआ। लेकिन अगर वो WPPF है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेंट फंड है, तो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेंट फंड पे करना लीगली आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, WPPF पे करना आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है। और बेटा वो ऑब्लिगेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट अर्न करने पर। और प्रॉफिट आपने अर्न कहाँ किया, 18 में, फाइनलाइज कब हुआ, 19 में, WPPF कब कैलकुलेट हुआ, 19 में। लेकिन क्योंकि उसको पे करने की ऑब्लिगेशन कहाँ एग्जिस्ट करती थी, रिपोर्टिंग डेट पर, लिहाजा WPPF
लीगल ऑब्लिगेशन था, और वो लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ एग्जिस्ट करती थी? रिपोर्टिंग डेट पर। तो लिहाजा WPPF की पेमेंट करना हम पर लीगल ऑब्लिगेशन है, लिहाजा इसको हम क्या मानेंगे बेटा? एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। तो उम्मीद है मैंने आपको आज थोड़ा बहुत आइडिया दिया है लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का। इन डिटेल इस पे बात हम करेंगे IS 37 में। ठीक है जी, जवाब दे दें बेटा, रिस्पॉन्स कर दिया करें साथ साथ आप सब लोग कि ये गुफ्तगू आपके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब उसके बाद ये लिख लें, क्या लिखा हुआ है जनाब? इफ एन एंटिटी डिक्लेयर्स डिविडेंड टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एज डिफाइंड इन IS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स after the reporting period, the entity shall not recognize those dividend as a liability at the end of the reporting period. जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, उसको आप लायबिलिटी के तौर पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद if dividends are declared after the reporting period but before the financial statements are authorized for issue, the dividends are not recognized as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. वही बात है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं आप पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो क्या डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है? जवाब उसका नो है, तो फिर डिविडेंड पे करना, डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको आप एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे। ये आपके सामने है। ठीक है जी। अभी आपके सामने एक चीज है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या है बेटा? किसी को पता है व्हाट इज गोइंग कंसर्न? व्हाट इज गोइंग कंसर्न? ये बेटा याद करें, गोइंग कंसर्न बड़ा आसान सी बात है यार। हर बिजनेस शुरू होता है कभी ना बंद होने के लिए। एवरी बिजनेस इज गोइंग कंसर्न फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। हर बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है। हर बिजनेस अपने आप को चलता हुआ मतलब देखना चाहता है। कोई बिजनेस रुकना नहीं चाहता, कोई बिजनेस बंद होना नहीं चाहता। ऐसा ही है ना? अच्छा, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर। तो जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर, तो हम उसमें करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की बहस करते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो जब हम करंट और नॉन करंट की बहस करते हैं या करंट और नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि यार जो करंट लायबिलिटी है वो सेटल होगी विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, और जो नॉन करंट लायबिलिटी सेटल होगी वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होगी। इसका क्लियर मतलब ये है कि ये एंटिटी जानती है कि इसके पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड मुस्तकबिल में मौजूद है, यानी दिस एंटिटी इज गोइंग कंसर्न। ये एंटिटी जो है मुस्तकबिल में गोइंग कंसर्न है, मतलब ये अभी से बैठकर अपने एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड देख पा रहे हैं। इनका मुस्तकबिल करीब में कहीं भी बिजनेस को शट डाउन करने का, बंद करने का कोई इरादा नहीं है। द बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब हमने, याद है आपको एग्जांपल दी थी, हमने कहा भाई कि आपका एक बिजनेस है कैटरिंग का, आपने वो कैटरिंग बिजनेस के जरिए क्या किया, खाना वाना पका के दिया, जिनको खाना पका के दिया और बेचारों ने, उन लोगों ने खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ हॉस्पिटल से अपने घर चले गए। ठीक है जी। बाद में आपकी एंटिटी के खिलाफ क्या हुआ, केस फाइल हुआ। तो आपके पास जो इन्वेंट्री रखी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो अब इसमें कितने सिनेरियो डेवलप होंगे? नंबर वन, जो सामान आपके पास रॉ मटेरियल के तौर पर रखा हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है, उनकी एनआरवी क्या है, 0 है। ठीक है, या उसको कैसे भी आप, अगर उससे आप कुछ रिकवर कर सकते हैं तो वो रिकवरेबल अमाउंट जो भी बन जाएगा वो उसकी एनआरवी बन जाएगा। नंबर टू, वो जो लोग आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे, वो केस फाइल करने से क्या होगा, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस राइज हो जाएंगे आपके ऊपर, यस और नो?
और तीसरी चीज, अगर बेटा ये पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर हो, तो ऐसी गलती करने पर जो है ना कोर्ट्स आपके बिजनेस को ही बंद करवा देती है। तो बाज दफा कोर्ट केसेस के जरिए क्या होता है, बिजनेस को गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम फेस होता है। मतलब ना सिर्फ आप पर जुर्माना आयद होगा, बल्कि बोलेंगे भाई ऐसा बिजनेस तो कभी ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए, चलो बेटा शट डाउन, बंद करो, जुर्माना भी दो और कारोबार भी बंद करो, दैट्स ऑल, और जेल भी जाओ। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट केस फाइल होता है, और जिस कोर्ट केस के फाइल होने की बिना पर आपको क्या फेस करना पड़ता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम, यानी आपको लगता है कि भाई हमारा बिजनेस क्या है भाई, अब गोइंग कंसर्न नहीं रहा, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है किस पर, नेट लाइजेबल वैल्यू पर। हम जानते हैं देयर आर 4 बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को मेजर करने के लिए 4 बेसिस हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, नेट लाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम फेस करता है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो जाती है, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं लिक्विडेशन वैल्यू पर। यानी कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है नेट लाइजेबल वैल्यू पर। आप तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज को रिपोर्ट करेंगे किस पर, एनआरवी पर, नेट लाइजेबल वैल्यू पर। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जवाब दें। ठीक है, अच्छा, ऑडिट भी पढ़ रहे होंगे आप लोग साथ साथ, ऑडिट पढ़ रहे हैं आप लोग साथ साथ। तो मटेरियल इशू और परवेजिव इशू, इस पे कोई बहस हुई है? मटेरियल इशू और परवेजिव इशू, when an issue is considered material and when it is considered pervasive। तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन ना बेटा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये परवेजिव इशू की एग्जांपल है। देखो अब इसको समझ लो, प्रैक्टिकली समझ लो इसको, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो इन्वेंट्री की एनआरवी लोअर है कॉस्ट से, तो मुझे खाली इन्वेंट्री को रिपोर्ट करना है एनआरवी और बाकी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेटर बैड डेट हुआ है तो मुझे डेटर की बैड डेट रिकॉर्ड करनी है, बाकी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यस और नो? जवाब दो। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट के बजाय एनआरवी पे रिपोर्ट होना, ये एक मटेरियल इशू है, ठीक है ना? तो इसलिए आपने एडजस्टमेंट पास किया, आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट के बजाय एनआरवी पे रिपोर्ट कर दिया। आपने डेटर को रिपोर्ट कर दिया उसके रिकवरेबल अमाउंट पर, आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिपोर्ट कर दिया उसके रिकवरेबल अमाउंट पर। लेकिन ऐसा जब करेंगे जब ऐसा करना आपके लिए मटेरियल हो, अगर इमटेरियल हो तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गोइंग कंसर्न इज अ परवेसिव इशू। इसका मतलब क्या है, यहां तक कि नहीं, इट मींस दैट के गोइंग कंसर्न वाले केस में आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिव हो गई, हर चीज मटेरियल हो गई। इसका मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज जो होगी वो किस पे आएगी बेटा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो an entity shall not prepare its financial statements on going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading or that it has no realistic alternative but to do so। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो जाती है कि आपको बिजनेस की एक्टिविटीज बंद करनी पड़ रही है, बिजनेस शट डाउन करना पड़ रहा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, ठीक है जी। Deterioration in operating results and financial position after the reporting period may indicate need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this standard requires the fundamental change in the basis of accounting। तो अगर आपको अपनी basis of measurement change करने की जरूरत है और आपको अपनी basis of measurement को ले आना है किस पर, net realizable value पर, rather than adjustment to the amount recognized with original basis of accounting। किसी एक एसेट को एडजस्ट नहीं करना मटेरियल समझते हुए,
पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना है। जब आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हो तो ये इशू जो है ये मटेरियल इशू नहीं हो गया बेटा, ये परवेजिव इशू हो गया। यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आती है आपको? ठीक है जी। IS1 स्पेसिफाइज required disclosure if financial statements are not prepared on going concern basis. ठीक है। Management is aware of material uncertainties related to events or conditions that may cause significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. The events or condition requiring disclosure may arise after the reporting period. अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में राइज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका एविडेंस वगैरह एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग डेट पर तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करेंगे। और अगर ये जो रिपोर्टिंग पीरियड है ये आपका आखिरी साल है, उसके बाद कोई और मजीद साल नहीं है, तो फिर आप क्या करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, किस अजम्पशन पे बनाना छोड़ दें, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बनाना छोड़ दें, और तमाम वैल्यूज वो रिपोर्ट करें जो लिक्विडेटेड वैल्यूज हो, ठीक है। क्या बात रिपीट कर दूं बेटा? कौन सी बात बेटा? फराज दोबारा बोलिएगा। लास्ट वाली बात ये बोली कि भाई अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो जाती है तो आप रीजन तलाश करें कि भाई वो रीजन जिसकी वजह से हम गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे, और ये अगर अगला अकाउंटिंग पीरियड हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड है तो वी आर नो मोर गोइंग कंसर्न, तो आप क्या करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करें, बनाए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बनाना छोड़ देंगे। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तमाम चीजें आएंगी किस पर, अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यूज पर। लेकिन अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड वाला पीरियड आप गुजार सकते हैं और उसके बाद अगला पीरियड आपके लिए आखिरी साल होगा, इट विल टेक सम टाइम, यानी तो फिर आप खाली डिस्क्लोज करें कि आप अगर किसी भी टाइम पर आपका ये एंटिटी अगर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना है कि भाई इन फ्यूचर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन को क्या कर देंगे, फॉलो करना छोड़ देंगे, ठीक है जी। बेटा बताइए। हमें तो बेटा अपने आंसर्स के अंदर सिर्फ तस्करा करना है इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। फराज बेटा आपसे पूछ रहा हूँ। फराज लेफ्ट कर दिया, अच्छा आवाज नहीं है इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, वो डेट जिसको हम क्या बोलेंगे, जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इश्यू हो जाएंगी, वो डेट कौन सी डेट होगी? इसके लिए एग्जांपल्स क्या कर लें, पढ़ लेंगे आप ये एग्जांपल पढ़ लें आप। The management of an entity completes draft financial statement for the year to 31 December 2011 on 28 February 2012. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2011 की तैयार हो रही हैं 28 फरवरी 2012 को। On 18 March 2012, the board of director reviews the financial statements and authorizes them for issue. और बोर्ड जो है वो 18 मार्च 2012 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज फॉर इशू कर रहा है। The entity announces its profit, selected other financial information on 19 March. Entity ने अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन पब्लिक की है, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है।
The financial statements are made available to shareholders on 1st April. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15th May, and approved financial statements are then filed with the regulatory body on 17 May, जैसे कि SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ, देखें रिपोर्टिंग। अब इसमें आप मुझे बताइए रिपोर्टिंग पीरियड क्या है। अगर आप इस एग्जाम्पल को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो बताइए इसमें रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है, रिपोर्टिंग पीरियड कहाँ एंड हो रहा है। जवाब दें बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स करें बेटा जल्दी जल्दी। रिपोर्टिंग पीरियड है 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011। ओके, करेक्ट, जबरदस्त। इसका पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड कहां से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2012 से। अब वो जो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है जहां पर होने वाले इवेंट्स को हम एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग मान सकते हैं, जिसको हम पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड कर रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या थी, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड वो पीरियड है जो शुरू होता है रिपोर्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद से और खत्म होता है उस डेट पर जिस डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू। जरा आप चलें तो आप पहले चलते हैं 1 जनवरी 2012 से 28 फरवरी 2012। ये वो डेट है जिस डेट पे ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती है। उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं 18 मार्च 2012। इस डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़े 19 मार्च, इस डेट पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़े 1 अप्रैल को आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचा देते हैं किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद 15 मई को क्या होता है, एजीएम होती है और एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद 17 मई 2012 को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कर देते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसको जमा करवाते हैं, सबमिट करते हैं, एसईसीपी को। तो बताइए इसमें हम कौन सी डेट को वो डेट माने जिस डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू है। तो इंफॉर्मेशन पब्लिक होने से पहले पहले तक की डेट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू है, समझ लें इस तरह। पब्लिक से मुराद क्या है, दीगर एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक से मुराद क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक से मुराद क्या है, गवर्नमेंट है, पब्लिक से मुराद यहाँ पर क्या है, आपका रेगुलेटरी बॉडी, यानी स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले पहले जो डेट है वो डेट आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू है। तो आसान लफ्जों में वो डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू जिस डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर देंगे। तो बेटा वो डेट कौन सी है, 18 मार्च। तो हम बोलेंगे 1 जनवरी 2012 से लेकर 18 मार्च 2012 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड हमारे लिए पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है। और इस पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में होने वाले इवेंट्स को या तो हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे या क्या मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल बेटा 18 मार्च तक पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल मैंने कहा जिस डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया ना, वही डेट अकाउंट ऑथराइज फॉर इशू की डेट है बस। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 से थोड़ा फर्क है, लेकिन इसमें भी डेट वही है जिस डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो जाए। तो ऑन 18 March 2012 द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑथराइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू टू इट्स सुपरवाइजरी बोर्ड। Supervisory board is made up solely for non-executive and may include representative of employees and other outside interest. The supervisory board approves the statement on 26 March. The financial statement made available to shareholders and others on 1 April 2012. The shareholders approve the financial statement at their annual general meeting on 15 May. Financial statements are then filed with regulatory body SECP हमारे मुल्क में 17 मई 2012। तो बेटा इसका मतलब समझ लो बाकी सारी चीजें फॉर्मेलिटीज है, यानी शेयर होल्डर से अप्रूव करवाना फॉर्मेलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर किसी और बोर्ड से अप्रूव करवाना क्या है, फॉर्मेलिटी है। तो जिस डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज फॉर इशू कर दिया, वही डेट ऑथराइज फॉर इशू मानी जाएगी। इससे समझ ले, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो फॉर्मेलिटी, और वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। क्लियर बेटा बात?
जवाब दें। जैसे हमारी मॉनेटरी बिल्स जो है वो सेनेट में अप्रूव नहीं होते, बल्कि उन पे सेनेट में बहस हो सकती है। सेनेट में जाना क्या है, फॉर्मेलिटी है बस। तो मॉनेटरी बिल्स का अप्रूवल सेनेट से नहीं चाहिए ना, सेनेट में जाना खाली फॉर्मेलिटी है, सेनेट वाले उस पर रिकमेंडेशन दे देंगे अपनी अपनी। तो अप्रूव कौन करेगा, नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। उसके अलावा जिनके पास भी जाएगी वो खाली एक आदत क्या है, फॉर्मेलिटी बस। समझ जाते हैं बात को। तो ये स्टैंडर्ड वैसे मैंने आपको पहुंचा दिया बेटा, समझा दिया, ठीक है ना। सारे सिनेरियोस, ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, खत्म है इधर ही। ये सारा स्टैंडर्ड पढ़ गया। अब क्या करना है, सिचुएशंस पढ़नी है, सिनेरियोस पढ़ने, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन बेटा। आपके सामने एक सिनेरियो है, नंबर 1, जो बॉक्स नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे। सब लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा सिनेरियो नंबर 1? जवाब दे सब लोग। सब लोग जवाब। हाँ जी। द डेटर दैट ओड न्यू ईयर लिमिटेड, एक डेटर है जो मकरूज है किसका, न्यू ईयर लिमिटेड का। तो न्यू ईयर लिमिटेड वो एंटिटी जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। तो न्यू ईयर लिमिटेड की बुक्स में एक डेटर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, और वो रिपोर्ट हुआ है कहाँ पर, उसकी रिपोर्टिंग डेट पर 31 दिसंबर 2012 के एंड पे वो बतौर डेटर मौजूद है, जिसकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि कब होगी, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में। खबर ये लगती है, हैड देयर फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड इन फायर एज अ रिजल्ट फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी, उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है फायर में और इसकी वजह से वो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करता है। A letter from the debtor's lawyers to state that they will probably pay 30% of the balance was received in February 2013. ईयर एंड है 31 दिसंबर 2012। डेटर के लॉयर का लेटर कब मिलता है, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। कब बेटा, फरवरी 2013 में। यस और नो। और वो लेटर क्या बताता है आपको, वो लेटर मिलते ही आपको क्या क्या खबर लगती है कि भाई 1,00,000 रुपए में से सिर्फ 30% मिलना है, 70% मिलने के इम्कानात नहीं है। तो अब 70% अमाउंट को, जो कि 70,000 बनता है, उसको मैं बेड डेट मानू, 2012 का बेड डेट मानू या 2013 का बेड डेट मानू। तो आगे जरा देखिए क्या कहता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट येट ऑथराइज फॉर इशू। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक नहीं हुई है, ऑथराइज फॉर इशू नहीं हुई है। और द फायर अकर्ड ड्यूरिंग दिसंबर 2012, और ये उसकी फैक्ट्री को आग कब लगी थी, दिसंबर 2012 में। तो वो वजह जिस वजह से इसको पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, वो वजह असल में एग्जिस्ट कहां करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। तो ये इवेंट क्या हुआ बेटा, एडजस्टिंग इवेंट हुआ, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ। जवाब दें। अच्छा, अब इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन। अब बोलता है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन का मतलब क्या, एक एक बात खुल के बयान करो बेटा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे जवाब इसका। द इवेंट that caused the debtor to go insolvent was fire.
that occur that occurred during reporting period. That occurred during reporting period. This is therefore an adjusting event. ठीक है जी. This is therefore an adjusting event. अब अगर थोड़ी सी बात और बढ़ानी है तो क्या लिखें? The debtors, lawyers, या इसको इस तरह करते हैं, the letter from, ठीक है जी, the letter from debtors, lawyer in post reporting period merely confirms his insolvency at reporting date. तो डेटर का जो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में जो लेटर आया है वो उसकी इंसॉल्वेंसी को क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है रिपोर्टिंग डेट पर. ठीक है जी. द कैरिंग अमाउंट as on 31st December 2012 requires the following एडजस्टमेंट. क्या एंट्री बनेगी बेटा? बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट. कितने से? 70,000 से. ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया. ठीक है. सही है बेटा? जवाब दें सब लोग बेटा. बात समझ में आई है बेटा? क्या लिखना है? फोकस किस बात पे करना है? लिख लिया तो बता दे, मैं इसको रिमूव कर दूं. फिर लिख चुके? क्लियर कर दूं इसको?
ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखें जरा सब लोग, अगला सवाल क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, वो क्या है? The debtor that owed New Year Limited 100,000 at 31 December 2012 year end had their factory destroyed in a fire. As a result, this debtor filed for insolvency and will probably pay 30% of the balance owing. A letter from debtor's lawyers to this effect was received by New Year Limited in February 2013. The financial statements are not yet authorized for issue. तो यहाँ भी लेटर कब मिला? फरवरी में मिला, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में मिला. The fire occurred during January 2013. आग कब लगी थी? जनवरी 2013 में. आग भी लगी पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेटर भी आया पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में. तो वो वजह, जिस वजह की बिना पर ये डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने जा रहा है, क्या वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर? जवाब दें बेटा सब लोग. वो वजह, जिस वजह की बिना पर इसको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, क्या वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर? तो दिस इज देयरफॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. ठीक है, तो जवाब लिख लेंगे इसका आप. The event that caused the debtor to go insolvent was a fire that occurred during the post-reporting period. This is therefore non-adjusting event. However, if this information is material, then disclosure is required. अगर ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू तो पहले हमें पता लग गया हमें लॉस हो गया है. तो अगर ये लॉस एक बड़ा लॉस है जिससे स्टेक होल्डर की इंटेंशन तब्दील हो सकती है, मटेरियल लॉस है, वही मटेरियल लॉस, तो मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाई जाएगी कि भाई 2018 का 2012 का जो डेटर है वो 2013 के स्टार्ट में बैड हो चुका है, और ये बात हमें पता लग चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले पहले, ऑथराइज फॉर इशू होने से पहले. लेकिन हम क्योंकि इस लॉस को 2012 का लॉस नहीं मानते, 13 का लॉस मानते, खाली हम इस इंफॉर्मेशन को आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो कम्युनिकेट किया जाएगा भाई ये डेटर जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, ये लॉस आपका हो चुका है. समझे बात को या नहीं? लिख दूं इसको या आप लिख लेंगे? मैं लिखवा रहा हूं, आप टाइप इसको लिख लें. मैं जो लिखवा रहा हूं उसको आप लिख लें, जल्दी जल्दी लिख लें. द इवेंट दैट कॉज्ड the event that caused the debtor to go insolvent was fire that occurred during post reporting period. This is therefore non-adjusting event. This is therefore non-adjusting event. Full stop. However, if information is a material, then disclosure of information is required. However, if information is material, then disclosure of information is required. However, if information is material, then disclosure of information is required. ठीक है बेटा, लिख चुके? Yes or no? जल्दी बोल दे बेटा. अब एक सवाल करवाना है आपसे, बोले सब लोग बेटा, जवाब दें. चलेंगे, ओके. अब इस सवाल देख लें बेटा. इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेने पहले, तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेने पहले आप, और फिर ये सवाल रीड करें.
इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। Finito Limited is currently in the process of finalizing their financial statements for the year ended December 31st, 2012. तो रिपोर्टिंग पीरियड कहाँ एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2012 पर। The following events occurred since 1st January 2012 and 1st January 2013 and 28 February 2013, जो कि पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है और अभी भी अकाउंट्स ऑथराइज फॉर इशू नहीं हुए। अच्छा जी, a debtor that owed Finito Limited 100,000 at year end was in financial difficulties at year end, and as a result Finito Limited processed a doubtful debt adjustment of 30,000 against this account. एक डेटर जो ईयर एंड पर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था और उसके अगेंस्ट आपने ईयर एंड पर ऑलरेडी 30,000 का प्रोविजन बना लिया था। इन जनवरी 2013 द डेटर्स लॉयर अनाउंस दैट इट वुड बी पेइंग 40% ऑफ ऑल डेट्स। तो डेटर के लॉयर ने जनवरी में अनाउंस किया कि वो अपनी डेट का 40% पे करेगा। लाख का 40% 40,000, तो 60,000 पे नहीं कर पाएगा। तो 60,000 क्या हो गए? कंफर्म बैड हो गए। तो ये बैड डेट कंफर्मेशन कहाँ मिली? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। क्या आप इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे? जल्दी बेटा जल्दी रिस्पॉन्स। क्या आप इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे? एडजस्टिंग इवेंट है। तो हमने बोला क्यों एडजस्टिंग इवेंट है भाई? वो वजह जिस वजह से डेटर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, वो वजह रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है। हम उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में पहले ही अवेयरनेस रखते हैं और हमने पहले ही उस पर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। तो ये अब जवाब आपने बनाना है इसका। दिस इज देयर फॉर व्हाट? एडजस्टिंग इवेंट। वो पूरी कहानी लिखनी है आपको। रिपोर्टिंग डेट पर एविडेंस प्रूफ करना है और फिर बताना है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्लियर? लिखेंगे ना? जवाब दे बेटा, लिखेंगे ना? तो अभी तो मैं खाली आपको जवाब दे रहा हूँ ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग। अब बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी बैड डेट की? अगर इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते तो एडजस्टमेंट क्या पास करेंगे बताइए? क्या एडजस्टमेंट पास करेंगे इसकी बेटा? बैड डेटर को कितने से राइट ऑफ करना है? डेटर को राइट ऑफ करना है 60,000 से। तो डेटर को आप क्रेडिट करें कितने से? 60,000 से। अच्छा जी, और प्रोविजन जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया था उसको डेबिट करते हैं। देखिए बेटा, आइए मैं जो छोटी छोटी बातें सिखाई थी आज वो कितनी काम आ रही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कितने से बेटा? 30,000। और 30,000 क्या करते हैं? मजीद बैड डेट बना दें। ये इसकी एंट्री। कोई मसला किसी को बेटा? चूंकि 30,000 से एंट्री रिपोर्टिंग डेट पे बनी हुई है, बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो 30,000 का एक्सपेंस पहले बुक्स में मौजूद है। तो 30,000 का प्रोविजन रिवर्स करके डेटर क्रेडिट कर दिया और 30,000 का मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। रिस्पॉन्स करें। बी पॉइंट क्या है? A debtor that owed Finito Limited rupees 150,000 at year end had their factory destroyed in a labor strike in December 2012. As a result, this debtor filed for insolvency and will probably pay 60% of the balance owing. Finito Limited was unaware of this debtor's financial difficulties at December 31st, 2012. तो December 31st, 2012 पे डेटर जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख रुपए, और उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है रिपोर्टिंग डेट पर। इसकी खबर आपको नहीं है। आपको खबर कब लगती है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो बताइए ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ठीक है जी, एडजस्टिंग इवेंट है।
क्या करेंगे बेटा आप? बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, वो 60% पे करेगा, प्रोबेबली पे 60%, 40% पे नहीं करेगा बेटा। 40% निकालो ना आप इसका, 1.5 लाख का 40% जो पे नहीं कर पाएगा। 90,000 आंसर सही नहीं है। 1.5 लाख का 40%, 60 तो वो पे करेगा। देखो बात यही तो क्वालिटी है। आप माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़कर आया हो, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बात पॉजिटिव वे में की जाएगी। कभी भी बिजनेस जब कभी लॉयर लेटर लिखेगा, वो ये नहीं बोलेगा मैं ये पे नहीं कर पाऊंगा, वो ये बोलेगा मैं इतना पे कर पाऊंगा। वो पे ना करने की बात नहीं करेगा, वो नेगेटिव यूज नहीं करेगा, वो पॉजिटिव यूज करेगा। आप सीखो इन चीजों से कि कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। कम्युनिकेशन सिखाई जा रही है आपको कि डेटर का लॉयर कह रहा है कि वो प्रोबेबली है कि वो 60% पे कर देगा, तो बोलना यही चाह रहा है कि वो 40% पे नहीं कर पाएगा। तो कितना बना बेटा आंसर? 60,000 बना ना बेटा, 1.5 लाख का। हुजूर अहमद बेटा 1.5 लाख का 40%। तो बैड डेट डेबिट हो गया, डेटर क्रेडिट हो गया, कितने से बेटा? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सी पॉइंट क्या है बेटा? सी पॉइंट पढ़ लें। Inventory carried at 100,000 at year end was sold for rupees 80,000 in January 2013. वो इन्वेंट्री जो आपने आपकी बुक्स में पड़ी हुई है अनसोल्ड ₹1,00,000 की, उसको आपने जनवरी में कितने का बेचा? 80,000 का, कॉस्ट से कम पर। यानी इट मींस दैट इस इन्वेंट्री की एनआरवी कंफर्म हो रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, जो कि कॉस्ट से कम है और कितनी? 80,000 है। इट हैड बीन डैमेज इन फ्लड ड्यूरिंग जून 2012। और इसकी एनआरवी कॉस्ट से कम होने की वजह क्या है? फ्लड का आना, जो कब आया था? जून 2012 में। और जून 2012 कहाँ एग्जिस्ट करता है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो वो वजह जिस वजह से इन्वेंट्री बिक रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में अपनी कॉस्ट से भी कम पर, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट पर। दिस इज देयर फॉर व्हाट? एडजस्टिंग इवेंट। तो हमें 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री को 1 लाख पे रिपोर्ट करना है या 80,000 पे रिपोर्ट करना है? रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, आप सबका रिस्पॉन्स प्लीज। 80,000 पे रिपोर्ट करना। तो अब अगर इन्वेंट्री बुक्स में ऑलरेडी लाख पर मौजूद है, तो उसको राइट ऑफ करना होगा ना, उसकी एडजस्टमेंट पास करनी होगी ना, उसकी एंट्री बनानी होगी ना। अब वो एंट्री क्या है बेटा? इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 20,000 से, और लॉस डेबिट। और अगर इस लॉस को आप नॉर्मल लॉस मान रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। और अगर इस लॉस को आप एबनॉर्मल लॉस मान रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है। एनआरवी का लॉस आमतौर पे हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये स्टॉक डैमेज था, तो अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आप एनआरवी लॉस के तौर पर चार्ज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। बेटा क्लियर है आपको ये बात? तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, हमने एडजस्टमेंट पास कर दी। अच्छा जी, डी पॉइंट क्या है? करंट टैक्स एक्सपेंस ऑफ 30,000 हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू रेवेन्यू इन 2012। आप टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या बनाते हैं बेटा? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। आपने गलती से टैक्स एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय रेवेन्यू डेबिट कर दिया, तो एरर कब हुआ? रिपोर्टिंग डेट पर, रिपोर्टिंग पीरियड में। डिस्कवर कब हो रहा है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो एरर क्योंकि अकर हुआ था रिपोर्टिंग पीरियड में और डिस्कवर हो रहा है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो उस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे, ये एडजस्टमेंट बनेंगे। तो एरर का पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में डिस्कवर होना हमारे लिए क्या? एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, क्या बन जाएगी? अच्छा, अब आप एक बात और है, आप लिखने के लिए आईएएस को भी ओपन कर सकते हैं, ओपन बुक एग्जाम है ना,
तो आपके पास जो IAS 10 का डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट को भी आप यूज करें अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि ओपन बुक एग्जाम का भी मजा लें, आप जरा एंजॉय करें आप ओपन बुक एग्जाम को, कि किताब ओपन करके आंसर किस तरह। इससे बेहतर तो ये कि आपकी अपनी ड्राफ्टिंग हो ताकि आप जल्दी लिख सकें। लेकिन खैर अगर आपके पास अल्फाज ना हो तो फिर आप स्टैंडर्ड की वर्ड्स को भी या लाइंस को भी कॉपी कर सकते हैं और अपना जवाब ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर बेटा। ठीक है, तो एंट्री बनाए बेटा, क्या एंट्री बनेगी, जल्दी से जल्दी करो यार, टाइम ऊपर हो गया है। एंट्री बनाओ जल्दी से, एंट्री बनाओ एंट्री। यार टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे यार। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू गलती से डेबिट कर दिया था आपने, टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा। या वो बचपन वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट एंट्री क्या थी, एरर क्या हुआ, अब रेक्टिफिकेशन क्या होगी। अगर एरर समझ ना आ रहा तो जरा वो सब कुछ करके देख लो, पता लग जाएगा बेटा। तो ठीक है, जवाब दें बेटा सब लोग। अच्छा जी, ई पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। A court case was in progress at 31st December 2012 in which Finito Limited was defendant. No provision was raised at year end because Finito Limited disputed the claims made. 31 दिसंबर 2012 जो हमारा रिपोर्टिंग डेट है, इस डेट पर हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है। इट मींस केस फाइल हो चुका है रिपोर्टिंग डेट पर, लेकिन हम नहीं मानते कि फैसला हमारे खिलाफ आएगा। हम डिस्प्यूट करते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। The court has since ruled against Finito Limited but has not yet indicated the amount to be paid to the claimant in damages. पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला हमारे पास हमारे खिलाफ आ गया है। तो बेटा पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आना, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आना रिपोर्टिंग डेट पर हमारी लायबिलिटी को कंफर्म करता है कि वी आर लायबल। हम भले डिस्प्यूट कर रहे थे रिपोर्टिंग डेट पर, लेकिन जिस बात पर हम डिस्प्यूट कर रहे थे वो बात एग्जिस्ट कहां करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। और वो डिस्प्यूट कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया कहां पर, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर। तो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर कोर्ट का फैसला आ जाना रिपोर्टिंग डेट पर हमारी लायबिलिटी को कंफर्म करता है कि हाँ, जिस बात पे तुम डिस्प्यूट कर रहे थे उस बात पे तुम क्या थे, जिम्मेदार थे। जवाब दो, जवाब दें बेटा सब लोग। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। अब सबसे बड़ा मसला क्या है कि सर ये एडजस्टिंग इवेंट तो है, लेकिन अब तक कोर्ट ने हम पर कोई पेनल्टी का अमाउंट नहीं बताया। तो यहाँ पर हम किसी एक्सपर्ट लॉयर की हेल्प लेंगे और उस एक्सपर्ट लॉयर को अंदाजा होगा कि इस तरह के केसेस के अंदर कोर्ट जो है कितना अमाउंट पेनल्टी के तौर पे सैंक्शन करता है। तो वो एक्सपर्ट लॉयर का जो एस्टीमेट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, रिलायबल एस्टीमेट होगा। तो अगर लॉयर का रिलायबल एस्टीमेट अवेलेबल है तो हम उस पर अपने ऊपर लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेंगे एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए। तो लिखा हुआ क्या आ गया, द कोर्ट हैज सिंस रूल्ड अगेंस्ट द फिनिटो लिमिटेड but has not yet indicated the amount to be paid to the claimant in damages. Finito Limited lawyers have estimated that an amount of 200,000 will be payable. तो लॉयर ने एस्टीमेट लगा लिया है कि हमें 2 लाख रुपए तक पे करना पड़ेगा। तो इट मींस दैट पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का डिसीजन आ जाना रिपोर्टिंग डेट पर हमारी लायबिलिटी को कंफर्म करता है और अंदाजा है उस लायबिलिटी का कि हमें कितना पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। तो हम एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस क्रेडिट। कितने से बेटा, दो लाख से।
ठीक है जी। उसके बाद एफ पॉइंट है, Finito Limited has decided that in a directors meeting held on 28 December 2012 to close down a branch in Canary Islands. 28 दिसंबर को डायरेक्टर की एक मीटिंग हो रही है, इसमें फैसला हो रहा है कि हम अपनी एक ब्रांच बंद कर देंगे। तो जब भी ब्रांच बंद होगी बेटा, तो ब्रांच बंद होने से क्या होगा, एम्प्लॉइज के रिडेंडेंसी बेनिफिट्स अराइज होंगे। क्या होंगे, क्या अराइज होंगे, रिडेंडेंसी बेनिफिट, मतलब उनका रिटायरमेंट कॉस्ट में बेयर करनी पड़ेगी, उनकी रिटायरमेंट कॉस्ट में बेयर करनी पड़ेगी। यस और नो, जल्दी बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी जल्दी। अगर उनको आप निकालेंगे तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा ना उनको, तो उनकी रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करना हम पर लायबिलिटी होगा उस वक्त जिस वक्त हम ब्रांच को शट डाउन करने का फैसला ले लें। ठीक है, तो अगर वो फैसला हमने रिपोर्टिंग डेट पे लिया है और पब्लिक को कम्युनिकेट कर दिया रिपोर्टिंग डेट पर, तो फिर वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी रिपोर्टिंग डेट पर। लेकिन अगर हमने फैसला 4 दीवारी में लिया है डायरेक्टर की मीटिंग में रिपोर्टिंग डेट पर, लेकिन अनाउंसमेंट पब्लिक कब की है, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो फिर ये हमारे लिए क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्यों, क्योंकि कोई कानून हमें बिजनेस शट डाउन करने के लिए बोल नहीं सकता आमतौर पर। तो इट मीन्स दैट बिजनेस शट डाउन करने का फैसला हमारा अपना है। तो 4 दीवारी में जो फैसला हुआ है उसको कभी भी रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जब फैसला पब्लिक हो जाएगा तो पब्लिक होने से मुतासरीन को पता लग जाएगा जनाब कि अब वो इस एंटिटी को मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बतौर एम्प्लॉइज। ठीक है ना, तो जरा बताइए 4 दीवारी में फैसला कब हुआ, 28 तारीख को, और फैसला पब्लिक कब हुआ है, 15 जनवरी को। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह डिविडेंड पे करने की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होती है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, इस तरह रिडेंडेंसी कॉस्ट बियर करने की जो ऑब्लिगेशन है वो अराइज हो रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। दिस इज देयरफॉर व्हाट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है बेटा, ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पर कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, रिपोर्टिंग डेट पर कोई रिडेंडेंसी कॉस्ट बियर करने की हम पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज देयरफॉर व्हाट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और इसको मैं आपको बहुत तफसील से पढ़ाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर समझने में तो फिक्र मत कीजिएगा, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा कि IAS 37 में इन डिटेल ये चीज आनी है। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कहां पर, IAS 37 में। तो इन डिटेल इस पॉइंट को कहां डिस्कस करना है, IAS 37 में। ओके बेटा, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अ कस्टमर लॉन्च्ड अ क्लेम अगेंस्ट फिनिटो लिमिटेड फॉर फूड पॉइजनिंग एक्सपीरियंस इन February 2013। तो कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हुई है फरवरी में। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फिनिटो लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट ऑल कैन्स ऑफ ब्लूबेरीज प्रोड्यूस्ड इन December 2012 आर पॉइजन। पता लगा जनाब कि जो दिसंबर के अंदर ब्लूबेरीज के कैंस बनाए गए थे सारे क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, पॉइजन हो गए। द क्लेम इज फॉर 100,000 और ये क्लेम 1 लाख रुपए का है। The carrying amount of canned of blueberries in stock at December 31st 2012 is 80,000 और ब्लूबेरीज की जो ब्लूबेरीज की जो इन्वेंट्री वैल्यू है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो कितनी है, 80,000 रुपए। Legal opinion is that Finito Limited may be sued for anything up to 1 million in damages from other customers, although a reliable estimate is not possible. अब बहुत सारी बातें आ गई। हमारे खिलाफ केस फाइल हुआ पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन वो वजह जिस वजह से हमारे खिलाफ केस फाइल हुआ पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, वो वजह एग्जिस्ट कहाँ करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। रिपोर्टिंग डेट पर क्यों एग्जिस्ट करती है कि पॉइजन इन्वेंट्री प्रोड्यूस कहाँ हुई है, रिपोर्टिंग डेट पर। तो लिहाजा उस कस्टमर को कंपनसेट करने की जो ऑब्लिगेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। यस और नो, जवाब दें। तो दिस इज देयरफॉर व्हाट, एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी, पहली बात तो हमें लाख रुपए का प्रोविजन बना देना है कहां पर, रिपोर्टिंग डेट पर। नंबर 2, वो इन्वेंट्री जो हमने प्रोड्यूस की हो तो पॉइजनड है, और पॉइजन इन्वेंट्री की सेल वैल्यू क्या होगी, पॉइजन इन्वेंट्री की सेल वैल्यू क्या होगी, निल होगी। तो इसका मतलब क्या है, NRV को क्या कर दें, इन्वेंट्री को आप राइट ऑफ कर दें कितने से, 80,000 से, और निल वैल्यू पे ले आइए, क्योंकि ये इन्वेंट्री अब आप मजीद तो किसी को बेच नहीं सकते, इसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स वाला मामला आ जाएगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात,
अगर इस केस की वजह से आपको गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो फिर आपको अपनी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है किस पर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन से हटकर, और आपको तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है किस पर, लिक्विडेटेड वैल्यूज पर, और तमाम एसेट और लायबिलिटीज रिपोर्ट होंगे किस पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो ये 3 बातें डिस्कस होंगी इसके जवाब में। जब 3 बातें डिस्कस होंगी तो ये जिसका जवाब कंप्लीट होगा बेटा। कुछ समझे एग्जाम को? अच्छा, और जो मुस्तकबिल में 1 मिलियन के डैमेजेस हमें पे करने पड़ेंगे, लेकिन जब तक एक बंदा केस फाइल नहीं करेगा, देखो लायबिलिटी होने के लिए ये भी बताना चाहिए हमें पे किसको करनी है। तो इट मींस जब तक कोई पार्टी नहीं आएगी क्लेम करने वाली तब तक हम लायबल नहीं हो सकते। तो इट मींस दैट कि जो मुस्तकबिल में पोटेंशियल क्लेम्स आने हैं, तो जब तक वो पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं होंगी तब तक हम उनको अपने ऊपर लायबिलिटी अज्यूम नहीं कर सकते। तो 1 मिलियन का कोई इफेक्ट नहीं है हमारे लिए। ये बात क्लियर हुई सबको बेटा? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट क्या है? फिनिटो लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑन 20 फरवरी 2013 30,000। तो फिनिटो लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2012 का 2013 में। बताइए एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? कोई जल्दी करो यार, क्लोज करो इसको। एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? रिस्पॉन्स प्लीज, एक ही बंदा देगा रिस्पॉन्स। एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ ना बेटा। पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर होना क्या है बता दिया। मतलब कोई बात ऐसी हो जो इसमें डिस्कस ना की हो, तकरीबन सारी बातें आपसे पहले डिस्कस कर ली। ये सवाल आपके सामने अच्छा खासा है। अब क्या करना है आपको, आपने इसका आंसर ड्राफ्ट करना है और एंट्रीज भी बनानी है जहां जरूरी है। ठीक है जी? तो इसका ड्राफ्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए होगा इन तमाम सिनेरियोज का। तो इसको मैं यहाँ तक एंड करूंगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा IAS 37। ये इतना ही है। और जब 37 होगा तो फिर 10 और 37 के मिलके पास पेपर्स होंगे बेटा। ठीक है बेटा? ओके, यहाँ तक स्टॉप करूंगा, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।